तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल ऑल न्यू बैच जावा फुल स्टैक की, जिसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला मॉड्यूल कोर जावा। ठीक है, कोर जावा। कोर जावा शुरू करने से पहले, ठीक है, बहुत सारी बातें आपको जाननी बहुत जरूरी है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब मुझे नहीं पता सबके बारे में कि सब लोग का बेसिक कैसा है, कि आप लोग का बेस किस तरीके का है, इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि किसी को कुछ नहीं आता है। ठीक है ना, यही सही रहेगा ना, ये मान के चले कि जी भैया सर। किसी को कुछ नहीं आता है, बिल्कुल जीरो नॉलेज पे हो आप लोग। उस हिसाब से हम आपको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो कोर जावा की जब भी बात करते हैं, इसका मतलब की है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो जावा एक क्या है, हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सबसे पहला सवाल ये आ सकता है, ठीक है, या ये आपको जानना भी चाहिए कि हमें जावा क्यों पढ़नी चाहिए। हाँ, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें जावा क्यों पढ़नी चाहिए। ठीक है, वाई वाई वी शुड वाई वी शुड लर्न जावा। हम आपको आगे चल के अभी बताएंगे कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और कोर जावा में क्या मतलब लेना देना है, कहाँ से कोर जावा आ गया, कहाँ से एडवांस जावा आ गया। ठीक है, ये सब चीजें कैसे बना दी गई। ठीक है, तो बेसिकली अभी के लिए इतना जान लो कि कोर जावा मतलब कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मेन फंडामेंटल टॉपिक्स, लैंग्वेज का बैकबोन। ठीक है, तो जावा हमें क्यों पढ़नी चाहिए, सबसे पहला, ऐसे तो बहुत सारे रीजन है, लेकिन सबसे पहला अगर मैं बोलूं कि आपको जावा इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि जावा में जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत हाई हैं। मतलब जावा एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बड़ी बड़ी कंपनीज के द्वारा यूज की जाती है, चाहे वो आईबीएम हो, चाहे वो हमारा अमेजोन हो, ईबे हो गया, गूगल हो गया, ऐसी टॉप जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं वहां पे जावा यूज होती है। यही नहीं, जावा एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए फर्स्ट चॉइस मानी जाती है। जावा सिक्योर्ड एप्लीकेशन को डिजाइन करने के लिए फर्स्ट लैंग्वेज मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं जावा बहुत टाइम से इंडस्ट्री में टॉप पे ही चल रही है। और आज भी अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री में जब भी किसी बड़े एप्लीकेशन की बात होती है, जब भी कोई लार्ज स्केल एप्लीकेशन की बात होती है, तो जावा के अलावा कोई चॉइस लोगों को नहीं दिखती है। सब जावा पे ही काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पाइथन यूज नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि रिएक्ट नेटिव यूज नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि डॉट नेट यूज नहीं होता है, लेकिन जिस स्केल पे आपको जावा यूज होते हुए दिखेगी, इन स्पेशली इन डेवलपमेंट एरिया, उस उतने मतलब मास लेवल पे अदर कोई लैंग्वेज डेवलपमेंट एरिया में अभी अपना पैर नहीं जमाए हुए है। तो जब डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जावा में हो रहे हैं, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी उठ करके सामने आती है। फिर कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि सर आजकल तो जॉब ही नहीं मिलती है, तो आजकल नहीं मिलती है क्योंकि अभी रेसेशन चल रहा है आईटी में। यूएस की मार्केट भी डाउन है, इंडिया की मार्केट भी डाउन है, तो इसलिए जॉब की थोड़ी कमी तो हुई है। ठीक है, अब तो ऐसा समझ लो सीन चल रहा है, ये जो दौर चल रहा है, इलियास म्यूट कर लीजिए। ये दौर ऐसा चल रहा है कि इस दौर में आईआईटियंस जो है उनके सिलेक्शन नहीं हो रहे। आप लोगों ने पढ़ा था न्यूज में, आईआईटी से आईआईटी से कितने 30,000 की कितने बच्चों का प्लेसमेंट ही नहीं हुआ। अब सोचो क्या आईआईटी वाले पढ़ाई नहीं करते होंगे, भाई पढ़ाई तो बहुत करते हैं वो लोग। भाई मार्केट में जॉब ही ना रहे और फिर आप बोलो कि जावा में जॉब नहीं है, तो गलत बात है ना भाई। मार्केट में जॉब नहीं और आप बोलो कि आईआईटी वाले पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बिल्कुल वही बात हो गई ना। तो ये हम नहीं कह सकते कि आईआईटी वाले पढ़े लिखे नहीं हैं, या फिर ये नहीं कह सकते कि जावा में जॉब नहीं है, जावा में काम नहीं है, जावा बंद हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आज मार्केट डाउन चल रही है इसीलिए जॉब थोड़ी कम है, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि जॉब आना शुरू हो गई है। तो पहला, जॉब अपॉर्चुनिटीज हाई है। दूसरा बात करें तो जावा के अंदर हम हाईली सिक्योर्ड एंड स्केलेबल एप्लीकेशन डिजाइन कर पाते हैं। ये बहुत बड़ा रीजन है जावा पढ़ने का। जब भी बात होती है सिक्योरिटी की,
जब भी बात होती है सिक्योरिटी की तो हम जावा के पास ही आते हैं। पाइथन में आपको बता दूं, जब भी बात होती है स्पीड की तब भी जावा के पास आते हैं। पाइथन लैंग्वेज जो है वो स्पीड के मामले में जावा से स्लो है। कहीं ना कहीं जावा मोर सिक्योर है, मोर फास्ट है। ठीक है, एक इंटरनेट लैंग्वेज की अगर बात करें तो जावा बहुत ही फास्ट भी है और जावा कहीं ना कहीं हाईली सिक्योर्ड भी है। लेकिन अगर सी और सी प्लस प्लस से कंपैरिजन करोगे तो इनसे जावा स्लो है, इनसे जावा काफी स्लो है। लेकिन सी और सी प्लस प्लस बहुत फास्ट है लेकिन सिक्योर नहीं है। तो जावा एक बड़ी ही मतलब एक बीच की लैंग्वेज निकल के आती है जहां पे ऑलमोस्ट सब फीचर मिल जाता है। फास्ट भी है कुछ हद तक ये, उसके अलावा सिक्योर भी है। तो इंटरनेट एप्लीकेशन जब बनाए जाते हैं, वेब एप्लीकेशन बनाए जाते हैं, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन डिजाइन किए जाते हैं तो जावा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि फास्ट के साथ साथ ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है एंड बहुत सारे फीचर्स भी हैं। तो हाईली सिक्योर लैंग्वेज है, ये भी रीजन है पढ़ने का। प्लस स्केलेबल, इसमें इसमें जो एप्लीकेशन बनते हैं वो इजिली स्केल होते हैं। इजिली स्केल होने का मतलब कि आपने अगर 1000 लाइन का कोड लिखा, मान लो आपने एक फ्लिपकार्ट जैसा कोई ऐप बनाया, ठीक है, फ्लिपकार्ट बनाया। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि देखो यार फ्लिपकार्ट के अंदर ना आप मुझे एक गूगल पे का ऑप्शन बढ़ा दो, तो अब यार गूगल पे का ऑप्शन अगर आपको फ्लिपकार्ट के कोड में अगर आपको ऐड ऑन करना है, मतलब कि आप इसको स्केल करना चाह रहे हो, थोड़ा और बड़ा करना चाह रहे हो और भी पेमेंट ऐड करना चाहते हो, तो स्केलेबिलिटी में दिक्कत नहीं होती है। जावा एक ऐसी लैंग्वेज है, इसके अंदर प्रोग्राम्स इतने वेल ऑर्गेनाइज तरीके से, इतने क्लीन वे में, इतने ट्रांसपेरेंट वे में लिखे हुए होते हैं कि इसमें जो कोड है, जो एप्लीकेशन है, उसको बड़ा करना आसान होता है। मान लीजिए आपके पास आपकी एक मान लो एक कार मैन्युफैक्चरर, आप अभी 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 आपने एक स्टार्टअप शुरू किया है जिसमें आप कार मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अब आपका भाई अभी एक ही वेयर हाउस है, एक ही वेयर हाउस है और एक ही शोरूम है। आपने भाई शुरू कर दिया, आप गए शार्क इंडिया पे, गए शार्क टैंक पे, और वहां से इन्वेस्टमेंट वगैरह मिल गई आपको कुछ तो भी, और आपने भाई शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि आपकी गाड़ी जो भी थी बहुत ज्यादा फेमस हो गई, ठीक है, और आपने ऑल इंडिया 100 और वेयर हाउस खोल लिए हैं। समझो बात को, जब आपके पास एक वेयर हाउस था, एक शोरूम था, तो आपके पास जो एम्प्लॉय भी कम होंगे, डिपार्टमेंट्स भी कम होंगे, जीएसटी वीएसटी जो मैनेज करना होगा वो भी कम मैनेज होता होगा, ठीक है। कितने प्रोडक्ट, कितने आप कंपोनेंट्स गाड़ी के मंगा रहे हो, कितने कंपोनेंट्स आप यूज कर रहे हो, कितना आपका वेस्ट निकल रहा है, सारी जो जानकारी होती है उसके लिए आपने, उस जानकारी को मैनेज करने के लिए आपने एक वेब एप्लीकेशन बनाया। आइदर वेब बनाया चाहे कोई भी एप्लीकेशन बनाया, एक एप्लीकेशन मैं बोलता हूँ, नॉट वेब, एक एप्लीकेशन आपने बनाया। एक एप्लीकेशन, ऐप मतलब मोबाइल ऐप नहीं होता ना, एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, आपने एक एप्लीकेशन बनाया। अब ये जो एप्लीकेशन है, ठीक है, ये जो आपका एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन में आपने कोड भी लिखा होगा, ठीक है, कोड भी लिखा है। अब जब आपका जो कार मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी थी वो बहुत बड़ी हो गई, बहुत फेमस हो गई भाई, पूरे इंडिया में 100 वेयर हाउस खुल गए, तो अब बताइए क्या मुझे इस एप्लीकेशन को स्केल करने की नीड पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बताएं जरा मुझे आप, एप्लीकेशन को स्केल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बड़े लेवल पे लेके जाना पड़ेगा? बताएं, यस और नो। यस सर। तो जब अगर अगर आपको इसको बड़े लेवल पे लेकर के जाने की अब आपको नीड पड़ गई, तो कहीं ना कहीं जब कोड को हम बड़ा करते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन को लार्ज स्केल पे लेकर के जाते हैं, तो वहां पे कई बार ऐसा होता है कि अगर कोड सही तरीके से नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो दिक्कत होती है। लेकिन जावा हमें इतने अच्छे अच्छे तरीके प्रोवाइड करती है कि आपका 100 क्या 1000 वेयर हाउस भी हो जाए, आप उस एप्लीकेशन को बहुत आसानी से स्केल कर सकते हो। तो अब मैं लिख सकता हूँ कि अब आपका जो एप्लीकेशन है वो स्केल हो गया है, स्केल्ड एप्लीकेशन हो गया आपका। समझ गए स्केलेबल का मतलब क्या हुआ? ये होता है स्केलेबिलिटी, ठीक है। इसी तरह तीसरे रीजन की अगर हम बात करें कि जावा आपको क्यों पढ़नी चाहिए, तो जावा में जब भी आप एक एप्लीकेशन को स्केल करोगे तो ऐसे ही तो स्केल नहीं हो जाएगा ना यार। स्केल
जब बड़ा कोड को बड़ा करोगे तो बहुत सारे फीचर्स यूज करने पड़ते हैं। जैसे आपकी जो लैंग्वेज है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन को सपोर्ट करनी चाहिए, आपकी लैंग्वेज में एक्सेप्शन हैंडलिंग होना चाहिए, आपकी लैंग्वेज में मल्टी थ्रेडिंग होना चाहिए, ठीक है, लॉट ऑफ फीचर्स होना चाहिए। तो जावा के पास रिच फीचर्स हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। जावा में कुछ भी बना सकते हो आप, जो आप सोच रहे हो वो बना सकते हो आप। इसमें नेटवर्किंग भी मिल जाएगा, इसमें डेटाबेस कनेक्टिविटी भी मिल जाएगा, इसमें सर्वर भी मिल जाएगा, इसमें आपको यूआई भी मिल जाएगा, इसमें मतलब सारी चीजें मिल जाती हैं आपको कहीं ना कहीं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि रिच फीचर्स है। तो ये तीन रीजन, हालांकि रीजन निकालना चाहें तो आप बहुत सारे निकाल सकते हैं, लेकिन ये तीन मेन रीजन है। क्योंकि भाई लैंग्वेज हम क्यों पढ़ रहे हैं, या तो जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए या फ्रीलांसिंग के लिए, है ना भाई, फ्रीलांसिंग के लिए। तो जॉब अपॉर्चुनिटी और फ्रीलांसिंग कब मिलेगी, जब कंपनी जावा लैंग्वेज को यूज करेंगी। तो भाई कंपनी तो यूज कर ही रही है, बड़ी बड़ी टेक कंपनीज यूज कर रही हैं। हाईली सिक्योर स्केलेबल है इसलिए यूज कर रही हैं। हाईली सिक्योर स्केलेबल कैसे है, क्योंकि रिच फीचर्स है। समझ गए, इसमें किसी को कोई डाउट बताएं भाई। इतनी बात अगर क्लियर है तो बताएं, आगे बढ़ा जाए फिर। नो डाउट सर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि हम जावा पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, वी आर गोइंग टू लर्न जावा। एंड देन बात करेंगे कि व्हाट इज जावा, व्हाट इज जावा, क्या है भाई जावा, कोई बता सकता है? एनीवन? व्हाट इज जावा, बताइए, वाजिद बताइए, क्या है जावा? मैं बोल सकता हूं कि जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो और जावा एक, डेवलप एप्लीकेशन डेवलप। लेकिन अगर ये सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती तो हम आपसे ये सवाल ही नहीं करते, है ना। तो जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उससे पहले मैं बोलूंगा कि जावा इज अ प्लेटफॉर्म एंड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो जावा जावा पहले एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जावा पूरा का पूरा एक प्लेटफॉर्म है, जिस अपना खुद का प्लेटफॉर्म, जो अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे, जावा डेवलपमेंट किट, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, जावा वर्चुअल मशीन। तो आपको क्लियर होगा कि जावा किस तरीके से खुद का एक प्लेटफॉर्म भी है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैं पेंट में आपको बताता हूँ, आपको चीजें समझ में आएंगी। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आपने एक कोड लिखा, ये आपने सी प्रोग्राम अगर नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सी पढ़ने की कोई नीड नहीं है जावा पढ़ने के लिए। ये सब पता नहीं किसने बना के रख दिया है कि सी पढ़ो तभी, आप सी पढ़ो फिर सी प्लस प्लस पढ़ो तभी जावा समझ में आएगी, ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, अगर बेसिक नॉलेज है तो अच्छी बात रहती है, वो अलग बात है। तो ये सी प्रोग्रामिंग का एक कोड है। अब जब सी के प्रोग्राम को आप कंपाइल करते हो तो ये आपका जो है वो डायरेक्टली वो डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलता है। मतलब कि अगर कोई आपसे ये पूछे कि ये बताओ कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए रन टाइम इन्वायरमेंट कौन है, तो आप क्या बताएंगे कि सी के लिए रन टाइम इन्वायरमेंट कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जिस चीज पे रन होता है वही रन टाइम इन्वायरमेंट होता है भाई। तो सी लैंग्वेज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन होती है, और यही रीजन है कि सी के प्रोग्राम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते हैं। मान लो कि ये मान लो लिनक्स है, अभी इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में बात करेंगे। ये मान लो लिनक्स है, ठीक है। अब लिनक्स के ऊपर अगर आपने सी का कोई एप्लीकेशन बना दिया, कंपाइल किया, रन करके एप्लीकेशन बना दिया, तो ये एप्लीकेशन क्या विंडोज पे चलेगा? बताएं, क्या ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे बनाया हुआ एप्लीकेशन क्या विंडोज पे चलेगा? नो नहीं सर। मालूम, क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। नो नो। हाँ, नहीं चलेगा। तो क्योंकि सी लैंग्वेज जो है वो एक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है, तो यहाँ पे ये नहीं चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
तो क्यों सी बाई प्लेटफॉर्म डिपेंड है, इसके बहुत रीजन है, बहुत बड़े बड़े रीजन है, लेकिन मैं अगर एक सिंपल वे में समझाऊं, क्योंकि सी डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम से अटैच होता है, सी चलता ही है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। सी के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक रन टाइम इन्वायरमेंट है भाई। सी के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक रन टाइम इन्वायरमेंट। मैं ऐसे लिख सकता हूं कि फॉर सी लैंग्वेज ओएस इज एन इन्वायरमेंट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर अगर इस इन्वायरमेंट में अगर आपने कुछ बनाया तो भाई वो अदर इन्वायरमेंट में नहीं चलेगा, ठीक है, यहाँ पे आप इसको रन नहीं कर सकते। अब जावा जो है, जावा कैसे काम करती है, अभी इसके बारे में हम तो डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा मतलब शॉर्ट में समझ लो आप, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा तो आप जेडीके जेवीएम जेआरई आपको पता नहीं है, तो शॉर्ट में समझो। अब यही प्रोग्राम क्या है भाई, ये सी का प्रोग्राम नहीं है, ये है भाई जावा का प्रोग्राम। जावा का प्रोग्राम है ये, ठीक है। जावा के प्रोग्राम की खासियत ये है कि जावा कहती है कि मेरा प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर नहीं चल सकता भाई, मेरा प्रोग्राम चलाना है तो मेरा खुद का एक प्लेटफॉर्म है, उसको पहले अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कीजिए। तो हम यहाँ पे जावा का प्लेटफॉर्म इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। मतलब पूरा का पूरा रन टाइम इन्वायरमेंट होता है, जीआरई बोलते हैं। तो मैं वो सब नहीं लिख रहा हूँ टर्मिनोलॉजी, मैं लिख रहा हूँ जावा प्लेटफॉर्म, समझ गए? जावा का खुद का प्लेटफॉर्म होता है। तो जावा का प्रोग्राम ओएस पे डायरेक्टली नहीं चलता है, ये चलता है उसके खुद के प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो कि हमें इंस्टॉल करनी पड़ती है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो हम पहले जावा के प्रोग्राम लिखने से पहले जावा के प्लेटफॉर्म को इंस्टॉल करेंगे, तब ही प्रोग्राम चल पाएगा। और ये प्लेटफॉर्म किस पे चलता है? तो ये भैया चलता है ओएस के ऊपर, ठीक है, ये चलता है ओएस के ऊपर। तो यहाँ पे एक लेयर बीच में आ गई। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये भाई जावा प्लेटफॉर्म हमारे जावा प्रोग्राम और ओएस के बीच में एक इंटरमीडिएट लेयर हो गई। ये मान लो लिनक्स ओएस है, ये लिनक्स ओएस है। अब इसका बेनिफिट क्या मिलेगा? अब चूंकि जावा का प्रोग्राम डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर नहीं चल रहा है, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं होता है। मतलब लिनक्स पे बनाया हुआ एप्लीकेशन आप विंडोज पे चला सकते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो इसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये हम आगे चल के बात करने वाले हैं। तो हम मेरा टॉपिक क्या था कि भाई जावा क्या है, ठीक है। तो ये समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया कि जावा एक प्लेटफॉर्म भी होती है। तो कैसे प्लेटफॉर्म होती है? जावा का जो प्रोग्राम होता है वो जावा के खुद के प्लेटफॉर्म के ऊपर रन होता है, जिसको हमें हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, नीड टू इंस्टॉल। इसको पहले हम इसको इंस्टॉल करेंगे और फिर इसके ऊपर अपना हम प्रोग्राम चलाएंगे, समझ गए? जावा सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है ना भाई, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ साथ क्या है? एक पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म भी है। कोई डाउट यहां तक किसी को? बताइए अगर इसमें अगर आपको कोई समस्या है तो। नो डाउट सर। ठीक है, तो मैं आता हूं, इसको भी यहाँ पे ऐड कर लेता हूं, और यहाँ पे हम इसको जरा सा फॉर्मेट कर लेते हैं। तो ये इसी तरह के नोट्स मैं आपको दूंगा। अब ये जो नोट्स होगा ना, ये इसको मैं बोलता हूँ रेफरेंस नोट्स। नोट्स एक्चुअली में, नोट्स किसको बोलते हैं? नोट्स का भी डेफिनेशन अगर सर्च करने जाओगे तो नोट्स का मतलब होता है कि कि आपने कुछ अपने हिसाब से बनाया हो, समथिंग यू हैव क्रिएटेड बाय योरसेल्फ। आपने कुछ पढ़ा, आपने अपनी लैंग्वेज, इन योर लैंग्वेज यू हैव मेंटेन्ड वन नोट्स, उसको नोट्स बेसिकली बोलेंगे। ये नोट्स थोड़ी है, ये तो मैं बोलूंगा रेफरेंस नोट्स है, मेरे द्वारा दिया गया। तो आप सभी लोगों के पास अपना एक नोट्स होना चाहिए, जिसमें आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, कोई हिंदी में कंफर्टेबल है, कोई तेलुगु में, कोई नेपाल की जो वहां पे लैंग्वेज होगी उनमें कोई कंफर्टेबल है, तो आपकी नोट्स में आपकी अपनी लैंग्वेज भी हो सकती है। आप एरोस बना के, पेन पेपर यूज करके मल्टीपल चीजें लिख सकते हो। क्योंकि मैं बातें बहुत सारी करता हूँ यहाँ पे, लेकिन सारी चीजें तो लिख नहीं सकता, नहीं तो फिर तो मैं बस खाली लिखता ही रह जाऊंगा, समझाऊं कैसे आपको, डायग्राम कैसे बनाऊंगा? तो इसलिए आपको हैंड रिटन नोट्स बनाना है, ठीक है। बिलीव मी, हैंड रिटन नोट्स बनाने का बहुत बेनिफिट होता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं पढ़ाई करता था अपने टाइम पे, तो अगर मैं नोट्स नहीं बनाता था
और अगर उस टॉपिक को मैंने रिवाइज नहीं किया, रिवाइज करने के लिए कुछ बचता ही नहीं था भाई, एक बार पढ़ लिया, रिवीजन करने के लिए कोई कंटेंट है नहीं क्योंकि नोट्स तो हमने बनाए नहीं, तो ऐसा लगता था 2-3 महीने बाद कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। और वहीं अगर हमने कोई चीज पढ़ ली और प्रॉपर नोट्स बना दिए, अब मैं अगर 1 साल बाद भी अपने नोट्स को पढ़ूंगा ना तो मुझे सारी चीजें रिफ्रेश हो जाएंगी। तो नोट्स कब काम आता है? कंपनी में जाने से पहले, इंटरव्यू देने से पहले काम आ जाता है। नोट्स जब आप 5-6 बार रिवाइज कर लेते हो ना तो शॉर्ट नोट्स बन जाते हैं अपने आप शॉर्ट नोट्स आप बना पाते हो। तो उसमें आप की पॉइंट्स लिख देते हो जिसको देखते ही आपको पूरा कंसेप्ट याद आ जाता है। तो हैंड रिटन नोट्स आप सभी लोग बनाएं। आई नो थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन थोड़ी मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। ठीक है, खैर तो यहाँ पे हमने ये जाना कि भाई जावा क्या है। जावा एक प्लेटफॉर्म है एज वेल एज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। अच्छा, एकदम बेसिक से चलेंगे। तो अगर हम आपसे पूछें कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो हमें ये भी जान लेना चाहिए भाई कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है ना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी जानना हमें जरूरी है। तो मैं अगर सिंपल अगर इस तरह से बताऊं, अच्छा महेश, नेपाल में कौन सी लैंग्वेज चलती है वहां पे? जैसे आप लोग किस लैंग्वेज बात करते हो? नेपाली सर। अच्छा, नेपाली लैंग्वेज। तो ये हिंदी जैसी होती है, थोड़ी अलग होती है? थोड़ी अलग होती है सर। अच्छा, थोड़ी अलग रहती है। तो देखो, मान लो कि ये एक ह्यूमन है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? एक ह्यूमन है, अब सपोज करो कि इसको भैया हिंदी आती है, ठीक है। अब अगर इस ह्यूमन को एक दूसरे ह्यूमन से बात करना है तो भाई जाहिर सी बात है कि ये क्या करेगा, किसी न किसी लैंग्वेज को यूज करेगा। जो लैंग्वेज भाई इसको आएगी वो लैंग्वेज को यूज करेगा। अगर इसको भाई हिंदी आती है तो हिंदी यूज करेगा, इंग्लिश आती है तो इंग्लिश, नेपाली आती है तो नेपाली यूज करेगा। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि ये जो ह्यूमन 1 है और जो ये ह्यूमन 2 है, इन दोनों के बीच में अगर आपको कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना है, लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज इज नथिंग बट अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज कम्युनिकेशन का एक मोड होता है जिसके थ्रू ह्यूमंस आपस में बातें करते हैं। अब एक शर्त ये होती है कि ये लैंग्वेज जो भी होगी ये इस ह्यूमन 1 को भी आनी चाहिए और इस ह्यूमन 2 को भी आनी चाहिए, तभी दोनों में कम्युनिकेशन हो सकता है। अब मान लो इसको हिंदी आती है और अगले बंदे को सिर्फ नेपाली आती है, उसको अगर हिंदी नहीं आती है तब तो दिक्कत हो जाएगी ना, तब तो आप मेरी बात ही नहीं समझ पाते। अभी आप मेरी बातें क्यों समझ पा रहे? क्योंकि आपको भी हिंदी आती है, मुझे भी हिंदी आती है, हम दोनों के बीच में एक कॉमन लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है। तो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए एक कॉमन लैंग्वेज की नीड होती है। लेकिन अगर ऐसा मान लो हो जाए कि इस बंदे को सिर्फ हिंदी आती है, इस बंदे को सिर्फ नेपाली आती है, क्या कोई तरीका है जिसमें हम कम्युनिकेशन करा पाए? इज देयर एनी वे? बताइए सोच के। कॉमन लैंग्वेज सर। नहीं, कॉमन लैंग्वेज आती ही नहीं ना, इसको सिर्फ हिंदी आती है, इसको सिर्फ नेपाली आती है, कॉमन लैंग्वेज आती ही नहीं है। फिर गूगल ट्रांसलेटर, चैट जीपीटी, है ना, कर सकते हैं। तो अगर मैं गूगल ट्रांसलेटर मतलब कोई ऐसे टूल को यूज कर लूं जो हिंदी को ट्रांसलेट कर दे नेपाली में और आप पढ़ लें, फिर आपकी नेपाली लैंग्वेज को हिंदी में ट्रांसलेट कर ले तो हम पढ़ लें, तो हम यहाँ पे अगर कॉमन लैंग्वेज नहीं होती है तो ट्रांसलेटर का यूज कर सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे ट्रांसलेटर का यूज कर सकते हैं। ट्रांसलेटर, ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर होगा, आम ट्रांसलेटर, ठीक है, ट्रांसलेटर, ठीक है। अब बिल्कुल ऐसा ही कंप्यूटर की दुनिया में भी होता है। जब हम ह्यूमन एक दूसरे से बात करना चाहते हैं तो वो नॉर्मल लैंग्वेज का भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वहीं अगर एक ह्यूमन को कंप्यूटर से बात करना है, कंप्यूटर से बात करना बोलूं या मैं थोड़ा सा टेक्निकल बोलूं, तो मैं बोलूं अगर एक ह्यूमन को कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना है, अब एक ह्यूमन है और दूसरे साइड कोई ह्यूमन नहीं है, दूसरे साइड अपना पूरा का पूरा एक कंप्यूटर सिस्टम है। ये लो भाई, ये आपका कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, मैं कंप्यूटर लिख देता हूं, कंप्यूटर। अब भाई कंप्यूटर से जब आपको बात करना होगा तो हिंदी, तेलुगु, मराठी, नेपाली थोड़ी काम आएगा। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए
हम यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सिंपल, हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज कर लेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ कुछ रूल्स होते हैं, कुछ सिंटैक्सेस होते हैं। जैसे जैसे अगर आप इंग्लिश देखोगे तो इंग्लिश के भी रूल्स है ना, इंग्लिश के भी रूल है। आई के साथ आप आर नहीं लगा सकते, कहीं सुने हो? आई, अगर मैं मुझे बोलना है कि आई एम गुड तो मैं बोलूं आई आर गुड, तो ये क्या सही होगा? जो गलत होगा। तो ये कुछ इंग्लिश भाषा के कुछ रूल हैं, कुछ सिंटैक्स हैं। आई को ऐसे ही लिखना है, आई को हम ऐसे नहीं लिख सकते, कुछ सिंटैक्स है। इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कुछ सिंटैक्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स को मिला करके हम क्या करते हैं? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। मतलब अगर आसान भाषा में बिल्कुल बोलूं तो अगर आपको कंप्यूटर से बात करनी है, कंप्यूटर से कोई काम करवाना है, तो आप उस केस में यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर हुआ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? बताइए, सबको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लियर है ना? क्लियर है। ये लाइन क्यों नहीं आ रही यार यहाँ पे? एक मिनट, ये मैंने सेलेक्ट नहीं किया था इसलिए नहीं आ रही थी। चलो ये हम ना कर दिया यहाँ पे। तो अगर इसका मैं अगर आपको टेक्निकल डेफिनेशन की अगर आप बात करेंगे तो मेरे पास एक स्लाइड है जहाँ पे हमने अपना इसमें यूट्यूब पे मैंने कहीं रखा था एक स्लाइड बना के। मैं अगर आपको वो दिखा दूं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आई थिंक लेक्चर 1 में होगा शायद, देख लेते हैं। हालांकि उसकी नीड नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। नहीं, इसमें नहीं है, इसको क्लोज कर लेते हैं हम। यहाँ पे होगा, मैं उसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा मतलब एक वेल ऑर्गेनाइज्ड डेफिनेशन मिल जाएगा। हालांकि समझा तो मैंने आपको दिया ही है। तो यहाँ पे ये देखो, ये हम बोल सकते हैं, ये डेफिनेशन आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो सिंपल क्या लिखा है भाई यहाँ पे, आप देख लें। वही बात लिखा है जो हमने बोला है। ठीक है, मैं इसको जरा छोटा कर देता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो भाई क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? देखिए, ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक सिंटेक्स एंड रूल्स फॉर राइटिंग इंस्ट्रक्शंस दैट कंप्यूटर कैन इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट। मतलब आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ सिंटेक्स कुछ रूल्स रखता है, किस लिए? इंस्ट्रक्शंस को राइट करने के लिए, जिनको कंप्यूटर समझ के एग्जीक्यूट करता है। सिमिलर हाउ यू यूज इंग्लिश टू गिव डायरेक्शन टू अ फ्रेंड। जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करते हैं अपने दोस्त को डायरेक्शन देने के लिए, वैसे ही हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए। क्लियर हुआ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? बताइए, यहां तक कोई दिक्कत? नो। अब जब आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में आ गया है, तो अब एक बात बहुत जरूरी है जो हर हर इंसान को आना चाहिए। जो भी कंप्यूटर की दुनिया में कदम रखता है, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइन में आता है, उसको ये बात पता होनी चाहिए। क्या बात? जो भी हम बोलने जा रहे हैं। जब आप जावा, मान लो कि आप कंप्यूटर को ना एक इंस्ट्रक्शन देना चाहते हो कि हेलो प्रिंट करो, तो आप किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करोगे। कौन सी लैंग्वेज को यूज करोगे आप? भाई आइदर जावा, पाइथन, सी, सी प्लस प्लस, जो पढ़े होगे वो करोगे। मान लो आपने हमसे जावा पढ़ी है तो आप जावा का यूज करेंगे, आप जावा का यूज करेंगे यहाँ पे। अब जब जावा में आप प्रोग्राम लिखोगे जब जावा में, तो वो मान लीजिए आपने कुछ ऐसा लिख दिया प्रोग्राम यहाँ पे। ठीक है, ये आपका प्रोग्राम है। ये आपका प्रोग्राम कैसा होगा इस पे हम बात नहीं करेंगे अभी। ठीक है, ये आपका प्रोग्राम है, आपने भाई प्रोग्राम लिखा। अब जब आपने प्रोग्राम लिखा तो ये है जावा लैंग्वेज में, तो क्या कंप्यूटर को भी जावा लैंग्वेज आनी चाहिए इस बात को समझने के लिए? सोचिए, अगर आप हम आपसे अगर हिंदी में कुछ बोलते हैं तो आपको हिंदी आनी चाहिए ना। उसी तरह अगर कंप्यूटर को हम जावा में इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो कंप्यूटर को जावा समझ में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? यस सर। लेकिन दुख की बात यही है कि कंप्यूटर को जावा नहीं आती।
कंप्यूटर को पाइथन भी नहीं आती, कंप्यूटर को सी भी नहीं आती, कंप्यूटर को सी प्लस प्लस भी नहीं आती, कंप्यूटर को कुछ नहीं आता यार। कंप्यूटर को सिर्फ एक ही समझ में आता है, बताइए क्या है वो? 0 and 1। हाँ बस यही है मामला इनका। तो इनको सिर्फ समझ में आता है बाइनरी लैंग्वेज, मतलब सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज, नथिंग एल्स। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज मतलब क्या हो गया भाई? 0 and 1, इतना ही बस इनके बस की बात है और कुछ नहीं है, बस 0 1। और क्या हम जावा में ऐसा कोड लिखेंगे क्या? ऐसा बताइए ऐसा लिखने वाले हैं क्या? जावा में ऐसा कोड होगा हमारा? नहीं सोचिए सर। खुद ही। हाँ, इस तरह का कोड तो नहीं होगा ना यार। अगर जावा में अगर ऐसा कोड लिखना होता ना तो पहले तो हम जावा पढ़ाते ही नहीं और आप जावा पढ़ते भी नहीं। आप बोलते ये क्या है इतना कॉम्प्लेक्स, रहने दो यार, कुछ और करियर बना लेंगे, ये नहीं करना। तो इस तरीके से कोड नहीं लिखा जाता है। जावा के कोड कैसे होते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट्स यूज होते हैं, नंबर यूज होते हैं, पर ऐसा 0 1 तो नहीं होता। कैसा होता है वो तो हम बाद में देख लेंगे, पर ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर ऐसा ही समझता है। तो कंप्यूटर को आती है सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज, और हमें आती है, ह्यूमन को आती है सिर्फ और सिर्फ जावा लैंग्वेज। कंप्यूटर को आती है सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज। तो अब क्या किया जाए? मेरी भाषा ये कैसे समझेगा? ट्रांसलेटर। करेक्ट, ट्रांसलेटर। जैसे जैसे अगर एक बंदे को सिर्फ हिंदी आती है, अगले को सिर्फ नेपाली आती है, तो ट्रांसलेटर यूज करते हैं। ऐसे ही हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब पढ़ने जाते हैं तो आपको हर लैंग्वेज में आपको कोई ना कोई ट्रांसलेटर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा जो प्रोग्राम होगा जावा का वो 0 1 में नहीं होता है, और कंप्यूटर सिर्फ 0 1 समझता है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हमें अपने प्रोग्राम को एक ट्रांसलेटर के थ्रू गुजारना पड़ेगा। ये हमारा ट्रांसलेटर है, और ये ट्रांसलेटर क्या करेगा? ये ट्रांसलेटर मेरे कोड को, मेरी जावा के कोड को ये 0 1 में कन्वर्ट करेगा। क्यों 0 1 में कन्वर्ट करना पड़ रहा है हमें, बताइए जरा हाँ भाई, 0 1 में क्यों कन्वर्ट करना पड़ रहा है? इलियास बताओ। ताकि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज समझ सके। हाँ, ताकि कंप्यूटर समझ सके। कंप्यूटर को इसके अलावा कुछ आता ही नहीं, तो करें क्या, मजबूरी है ना हमारी। तो इसीलिए आप सी पढ़ो, चाहे सी प्लस प्लस पढ़ो, चाहे पाइथन पढ़ो, चाहे जावा पढ़ो, आपको हर लैंग्वेज में ट्रांसलेटर मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपाइलर। तो कहीं कंपाइलर यूज होता है, कहीं एक और ट्रांसलेटर कई टाइप के होते हैं भाई। नॉर्मल दुनिया में देखो, गूगल ट्रांसलेटर भी यूज होता है, चैट जीपीटी से भी ट्रांसलेटर कर सकते हो, और भी बहुत सारे ऐप हैं लैंग्वेज ट्रांसलेशन के। उसी तरह कोड को, आपके कोड को 0 1 में जो कंप्यूटर समझता है, 0 1 में कन्वर्ट करने के लिए भी कई सारे ट्रांसलेटर हैं, जिसमें एक हमारा मेन कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, और एक पुराने समय में असेंबलर भी यूज होता था, जिनके बारे में आगे चल के बात करेंगे। तो ट्रांसलेटर के एग्जाम्पल में हम लिख देते हैं कंपाइलर। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज कंपाइलर, तो आप बोलेंगे कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो मेरी लैंग्वेज को, जो मेरी हाई लेवल लैंग्वेज को, बेसिकली हाई लेवल या मिडिल लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है 0 1 या बाइनरी लैंग्वेज में। इसको हाई लेवल क्यों बोलते हैं, इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो कोई पूछ दे क्यों कन्वर्ट करना पड़ता है भाई 0 1 में, तो आप बोलेंगे क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ 0 1 ही समझता है, और हम भाई इतने समझदार अभी नहीं है कि हम 0 1 में कोड लिखें। तो हम इजी लैंग्वेज जावा में कोड लिखते हैं, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज है, और जावा के कोड को हम ट्रांसलेटर की मदद से 0 1 में कन्वर्ट करवा के कंप्यूटर को समझा देते हैं कि भाई हम तुमसे ये करवाना चाहते हैं। अब हेलो प्रिंट करवाना चाहो, 2 ऐड का सम करवाना चाहो, जो भी करवाना चाहो, आपको अपने कोड को 0 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब वो कैसे होता है? कंपाइलर के थ्रू। और इंटरप्रेटर भी यूज होता है कई लैंग्वेज। पाइथन में इंटरप्रेटर यूज होता है, जावा में कंपाइलर भी यूज होता है, इंटरप्रेटर भी यूज होता है, जावा में दोनों यूज होता है। तो वो सब जब जावा के आर्किटेक्चर को पढ़ेंगे
तो हमें और भी ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि ऐसा क्यों होता है। इतनी बात जितनी हमने बताई, इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो बताइए, या क्लियर है तो बताएं कि भाई क्लियर है। थोड़ा सा कम्युनिकेशन हम लोग करेंगे तो हमें भी समझ में आएगा कि आप लोग को मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बताएं भाई। प्रदीप, समझ में आया सारी बातें जितनी बताई हमने? विकास? सर ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर आपसे ये पूछ दूं कि चलो ठीक है यार, हम जावा में प्रोग्राम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने जावा पढ़ी है, पर कंप्यूटर की ऐसी क्या मजबूरी है कि जो सिर्फ 0 1 ही समझता है? कोई सवाल कर सकता है ना यार कि कंप्यूटर सिर्फ 0 1 ही क्यों समझता है, ये बताइए। ये भी सवाल है कि नहीं है भाई? कंप्यूटर सिर्फ 0 1 क्यों समझता है? तो इसके हम जवाब में हम ये बोल सकते हैं कि देखिए, सिंपल सा आंसर है। मैं आपको एक 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 डायग्राम से बताऊंगा ना, बिल्कुल आपको देखिए तुरंत समझ में आ जाएगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ये वाइट कलर कर लेते हैं, इसको डिलीट करते हैं। देखिए, ये यहाँ पे मैं बना लेता हूँ छोटा सा, ये मेरा कंप्यूटर सिस्टम है। ये मेरा कंप्यूटर सिस्टम है, मॉनिटर है, नॉट कंप्यूटर सिस्टम, ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है, ठीक है, और ये यहाँ पे एक सीपीयू है, और यहाँ पे क्या है, मॉनिटर सीपीयू से जुड़ा हुआ है, और कीबोर्ड भी सीपीयू से जुड़ा है, और सीपीयू जुड़ा है हमारे सप्लाई से, इलेक्ट्रिक करंट से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। और हमने क्या ओपन करके रखा है भैया? नोटपैड ओपन करके रखा है, ठीक है। और ये कीबोर्ड है, QWERTY कीबोर्ड है, तो मैं सारे नहीं QWERTY बना लेता हूँ। अगर मैं Q प्रेस करूंगा तो नोटपैड में Q लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा, ये बताइए। यस सर, लिखा जाएगा। Q दबाया, हो गया, मतलब सब समझो कि यहाँ दबा रहे हैं ये वाले कीबोर्ड में। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसा कर दूं कि मैं ये वायर कट कर दूं, अब क्या लिखा जाएगा? नहीं सर, अब नहीं लिखा जाएगा। मतलब कि पहली बात ये मालूम हुई कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो वायर के थ्रू हो रहा है। आप कंप्यूटर सिस्टम कभी अगर ओपन करके देखना होगा तो देख लेना, अंदर सर्किट होता है, और सर्किट भी वायर से ही जुड़े हुए होते हैं। सर्किट पलट के देखोगे ना, उसमें पतले पतले स्ट्रिप्स वायर होते हैं। तो वायर एक बहुत बेसिक कंपोनेंट है ना। वायर बहुत जरूरी है। अगर वायर काट देंगे, सर्किट का कोई भी आप पार्ट कट कर दोगे तो कंप्यूटर खत्म। तो मतलब पता ये चला कि कंप्यूटर में वायर की बहुत जरूरी है। अच्छा चलो, वायर हमने कट किया था, आपने टेप मार दिया, ये लो, अब लिखेंगे तो लिखा जाएगा ना। यस सर, लेकिन हमने क्या किया, स्विच को ऑफ कर दिया। लो भाई, अब जैसे हमने स्विच ऑफ कर दिया, अब लिखा जाएगा? जी नहीं, नहीं लिखा जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पूरा इलेक्ट्रिक करंट पे चलता है, तो मतलब वायर भी जरूरी है, और वायर के अंदर करंट भी जरूरी है। तो वायर भी जरूरी है और वायर के अंदर करंट भी जरूरी है। इसी तरह अंदर जो सर्किट हैं, जो उसके अंदर ट्रांजिस्टर्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, जो उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज हुए हैं, उन सब में करंट की आवश्यकता है। बिना करंट के कुछ नहीं होने वाला। तो वायर भी जरूरी है और करंट भी जरूरी है, ठीक है, एक कंप्यूटर सिस्टम को रन होने के लिए। अब यहीं पे जवाब ये मिल जाता है, कंप्यूटर 0 1 सिर्फ इसलिए समझता है क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जितनी भी चीजें, जितना भी डेटा जो ट्रैवल हो रहा है, वो इन द फॉर्म ऑफ करंट ही हो रहा है। समझ रहे हैं? करंट के फॉर्म में, करंट सिग्नल के फॉर्म में डेटा ट्रांसफर होता है। तो इनसाइड कंप्यूटर सिस्टम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कंप्यूटर सिस्टम डेटा travels in the form of in the form of इलेक्ट्रिक सिग्नल। और जो इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं, ठीक है, उसके दो ही फॉर्म होते हैं। आइदर इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है या तो इलेक्ट्रिक सिग्नल नहीं होता है। मतलब या तो, अब आप ही बताओ,
तार में या तो करंट होगा या तो तार में करंट नहीं होगा, इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन हो सकता है? जी ये वायर है, इसमें या तो करंट होगा या तो भाई करंट नहीं होगा। तो जब करंट होगा तो हम बोलते हैं ऑन फेज, जिसको हम नंबर में 1 से डिनोट करते हैं, और जब करंट नहीं होता है तो हम बोलते हैं ऑफ फेज, जिसको हम नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम जो है पूरा का पूरा रन होता है किस पे? इलेक्ट्रिक करंट पे। और इलेक्ट्रिक सिग्नल के 2 ही फेज होते हैं, 0 एंड 1, इसीलिए कंप्यूटर मेरा सिर्फ 0 1 समझता है। समझ गए अभी मामला पूरा? बताइए भाई। यस सर। तो ये रीजन था, तो ये रीजन आपको पता होना चाहिए कि भाई इतनी चीजें एडवांस हो गई लेकिन कंप्यूटर सिर्फ 0 में नहीं समझ रहा है, ऐसा क्या मजबूरी है? तो ये मजबूरी है क्योंकि कंप्यूटर इलेक्ट्रिक सिग्नल पे चलता है। इतनी चीजें एडवांस हो गई, आजकल इतना चीजें बन गया, लेकिन इलेक्ट्रिक सिग्नल तो वही है ना भाई। कितने प्रोसेसर नए नए आ गए, क्या क्या चीजें आ गए हैं। पहले छोटा रैम था, अभी बहुत बड़े बड़े रैम हुआ करते, अभी छोटे से रैम में कितना स्पेस हो जाता है। टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट के आगे कोई टेक्नोलॉजी तो नहीं आई अभी तक। बिजली तो वही है, आज से 100 साल पहले भी वही बिजली थी, आज भी वही बिजली है, इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, एक 1950s में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, मैं वो बता देता हूँ आपको। 1950s में एक कंप्यूटर बनाया गया था, टर्नरी कंप्यूटर, जिसमें 3 सिग्नल्स होते थे, 3 सिग्नल्स। एक होता था आपका ऑन ऑफ, दूसरा होता था लीकेज करंट। वो फिजिक्स का टर्म है, मैं उस पे नहीं जाऊंगा, 3 सिग्नल्स पे। लेकिन ये फेल हो गया, चल नहीं पाया, क्योंकि 2 इनपुट डिवाइस, 2 सिग्नल के लिए इनपुट, 2 सिग्नल के लिए डिवाइस बनाना पड़ता था। वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी? मेरी वॉइस ब्रेक हो रही क्या? एक मिनट, आप लोग अपने साइड से म्यूट कर लीजिए सब लोग। इलियास, वॉइस ब्रेक हो रही है सर आपकी। हाँ हाँ हाँ, ये इलियास जी म्यूट को अपने सुनना। इनके साइड से क्या है, थोड़ा नॉइज आ रहा है इसलिए। इलियास म्यूट कर लो यार। हाँ हाँ, अभी सही है? यस। हाँ सही है तो सर। हाँ, मैं क्या बता, सब लोग म्यूट कर लेंगे ना तो वॉइस क्लियर रहेगी। तो 1950s में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, टर्नरी कंप्यूटर का एक्सपेरिमेंट, जिसमें 3 सिग्नल्स बनाए गए थे। अब जो 3 सिग्नल पे ना, मतलब डिवाइस बनाना एक अलग था। जैसे आप देखोगे गेट्स होते हैं, या जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं, या फिर अंदर जो सिस्टम के अंदर जो रेजिस्टेंस वगैरह होता है, एक 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 सर्किट के जो कंपोनेंट्स होते हैं, कभी सर्किट खोलोगे तो बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं। तो जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो 2 ही इनपुट पे बनाए गए हैं। अब 3 अगर इनपुट का कंप्यूटर बनाया जाएगा तो सारे कंपोनेंट स्क्रैच से कंपनियों को 3 सिग्नल के लिए डिजाइन करना पड़ेगा, अलग एक पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा, एक पूरा अलग से फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी पड़ेगी नए सिरे से, 3 सिग्नल के लिए पूरी रिसर्च बदलनी पड़ेगी। इसीलिए ये फेल हो गया, ये ज्यादा नहीं चल पाया, और हम बाइनरी वाले कंप्यूटर को ही यूज करते हैं, टर्नरी कंप्यूटर को यूज नहीं करते हैं। समझ रहे हैं? तो टर्नरी बनाया गया था, कोशिश की गई थी, लेकिन भाई ये बहुत कॉस्टली साबित हुआ और सक्सेस नहीं हो पाया। इसके बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे आपको यहाँ पे लिख दी है, ये मैं दे दूं, वही जो हमने समझाया है सिर्फ वही मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, मैं हेडिंग डालता हूँ, व्हाई डू कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली 0 एंड 1। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले तो मैं अपना ये पेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं एक, सॉरी ये क्या दब गया, एक इसका स्क्रीनशॉट ऐड करेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं हम, ठीक है, ये हो गया, और एक हम ये वाला स्क्रीनशॉट ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भाई हमारा रीजन था। यहाँ पे देखिए हमने वही जो बात आपको बोली है ना, अभी समझाया है पूरा, यहीं पे वो सारी चीजें एक डेफिनेशन के फॉर्म में लिखी हुई है। तो मैं आपको जरा पढ़ के दिखा देता हूँ क्या है ये। देखिए, कंप्यूटर्स, क्या लिखा है भाई, कंप्यूटर्स आर बिल्ड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स वेयर द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक सिग्नल
करस्पॉन्ड्स टू द बाइनरी डिजिट 1 एंड 0। भाई 1 होगा तो भाई प्रेजेंट होता है, करंट होता है, 0 होता है, करंट नहीं होता रेस्पेक्टिवली। दिस सिंप्लिसिटी अलाउज फॉर इजियर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट। मतलब 2 सिग्नल के लिए हार्डवेयर कंपोनेंट बनाना आसान था, 3 के लिए मुश्किल था, इसलिए भाई कंप्यूटर सिर्फ 0 1 पे चलता है। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट डेफिनेशन और ये हमारा रहा पूरा फुल एक्सप्लेनेशन, जो इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन है आपका, और वीडियो भी आपके पास है, तो आप आराम से एक बार चाहे तो वीडियो देख करके अपना हैंड रिटन नोट्स भी मेंटेन कर सकते हैं। तो इसी तरह हम लोग छोटी छोटी बातों पे ध्यान देते हुए चलेंगे। ठीक है, इन छोटी छोटी बातों पे अगर आप ध्यान दोगे तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है। मैं हर बैच में बोलता हूँ, एक बात आपसे भी बोलता हूँ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मेरे पास एक फोन है, क्या उस फोन को लेने में आपका इंटरेस्ट है, तो आप क्या बोलेंगे, यस कि नो, या कुछ तीसरा सवाल करेंगे? मेरे पास एक फोन है, उसको आप खरीदने में इंटरेस्टेड है कि नहीं है? Which type of phone? Which company हाँ phone? हाँ, तो अब ये क्वेश्चन आता है ना, मतलब आपका इंटरेस्ट जो होता है, जो आपका इंटरेस्ट होता है वो बेस्ड होता है इंफॉर्मेशन के। अभी मैं बोलूं कि मैं दे रहा हूं 100 रुपए में आईफोन 14, तुरंत इंटरेस्ट जग जाएगा, अरे भैया चाहिए। और वही मैं बोल दूं कि मैं 10,000 में आपको दे रहा हूं बिल्कुल छोटा सा सैमसंग गुरु, कोई नहीं लेगा, कोई पूछेगा ही नहीं। उसमें भी बोल दूं बैटरी खराब है और स्क्रीन फूटी हुई है, कोई नहीं लेगा। तो जब कोई ये बोलता है ना कि मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मुझे जावा में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब समझ जाओ कि आपके पास उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कितनी जानकारी है, पहले ये चेक करो। जानकारी के बिना ये कहना कि इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर तो ये गलत बात है। इसीलिए जब छोटी छोटी चीजें पढ़ना जरूरी होता है, जब आप ये छोटी छोटी चीजें पढ़ते हो ना, तो इंटरेस्ट डेवलप होता है, आपको आपका एक बेस मजबूत होता है, फिर आपको लगता है नहीं यार मुझे तो जावा के बारे में पूरा एकदम जड़ से चीजें पता है, रूट पता है मुझे, तो अपने आप इंटरेस्ट डेवलप होता है और भी चीजें पढ़ने का। इसीलिए छोटी छोटी चीजों पे मतलब फोकस करना चाहिए, इनको इग्नोर नहीं करना। जनरली क्या करते हैं लोग, इनको इग्नोर करके जावा पढ़ाना होता है तो डायरेक्ट पढ़ाते हैं कहाँ से, मतलब डायरेक्ट अब शुरू कर देते हैं वेरिएबल वगैरह से, डे 1 में ही इंस्टॉलेशन करा दिया और डे 1 में ही हेलो का प्रोग्राम लिखा दिया, फिर इफ एल्स फॉर लूप का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो वो एक इंटरेस्ट जो डेवलप होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, और कहीं ना कहीं कंसेप्ट भी लैग करते रहते हैं, जीवन भर यही समझ में नहीं आता है कंप्यूटर 0 1 क्यों समझता है ना। तो इसीलिए हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे ताकि आपको सारी चीजें एकदम डिटेल में समझ में आ जाए और आपका इंटरेस्ट भी डेवलप हो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम सेशन यहीं स्टॉप करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करते हैं। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता हूँ।